अब तक आपने सुना कि दामिनी की बिगड़ती तबीयत से भैरव परेशान है। दामिनी आभा के बारे में पता करने के लिए महामंत्री के पास जाती है। वहां आभा के बारे में कुछ चौंकाने वाली चीजें मिलती हैं। राघव सुमन को बाजार में किसी अजीब औरत के साथ देखता है और उसका पीछा करता है, पर वो अचानक जंगल में गायब हो जाते हैं। राघव ये बात भैरव को बताता है। भैरव सुमन को दामिनी के लिए लाया हुआ खाना खाने को कहता है। अब आगे। सुमन दामिनी और भैरव के बीच खड़ी खाने की थाली को देख रही थी। उसने अपना आंसुओं से भीगा चेहरा भैरव की तरफ किया। क्या तुम मेरे बारे में इतना गलत सोचते हो? भैरव, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम सुमन पर शक कर रहे हो? आपकी जान को हर दिन खतरा रहता है राजकुमारी। किसी पे भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर वही लोग धोखा देते हैं जिन पे अंधा विश्वास किया जाता है। भैरव की आंखों में सुमन को उसके लिए गुस्सा साफ दिख रहा था। दामिनी कुछ समझ नहीं पा रही थी, पर वो जानती थी कि भैरव बिना किसी वजह के सुमन के साथ ऐसा नहीं करेगा। खाओ, भैरव ने कहा, और अगर खा लिया तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम ये खा लो। सुमन ने गुस्से में थाली उठाई और रोते रोते खाना अपने मुंह में भरने लगी। भैरव कुछ देर तक उसको देखता रहा। सुमन के चेहरे पर कोई भी डर नहीं था तो बस दुख। दामिनी को उसकी हालत पर तरस आ गया। अच्छा बस सुमन, अब रहने दो, दामिनी ने उससे कहा। सुमन रुक गई। उसके मुंह में अभी भी खाना भरा था और उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। तुम यहां से जा सकती हो, और आज के बाद राजकुमारी दामिनी के किसी भी काम के लिए तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, समझी? भैरव की आवाज की कड़वाहट से दामिनी भी डर गई। सुमन रोती हुई कमरे से बाहर भाग गई। ये क्या था भैरव? तुम जानते हो कि वो महल के वफादार लोग हैं। कितने सालों से उसका परिवार महल की सेवा कर रहा है, फिर तुमने सुमन पे शक क्यों किया? भैरव ने दामिनी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसने दामिनी की तरफ देखा। वो उसे पहले से ठीक तो लग रही थी, पर उसके चेहरे पर अभी भी कमजोरी साफ दिख रही थी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई हमें जहर दे रहा है। मैं बस भैरव को दामिनी को कुछ भी बताने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। दामिनी को अभी आराम की जरूरत थी। अब भैरव उसे कैसे बताता कि असल में सुमन उससे प्यार करती है और दामिनी से जलती है। भैरव को शक था कि वो कहीं इस वजह से दामिनी को चोट पहुंचाने की कोशिश ना करे, जबकि अभी अभी सुमन ने अपनी बेगुनाही का सबूत दे दिया था। पर भैरव के दिल से बार बार यह आवाज आ रही थी कि राजकुमारी को सुमन से दूर रखना चाहिए, पर वो इस वक्त दामिनी को सुमन की बचकानी हरकतों की वजह से परेशान नहीं करना चाहता था। दामिनी उठ के भैरव के पास आई और उसके सीने से लग गई। हमें तो पता ही नहीं था। क्या? भैरव ने भी दामिनी को कस के पकड़ लिया कि जरा सी तबीयत खराब होने पर कोई इतना परेशान हो जाता है। भैरव ने कोई जवाब नहीं दिया। कितना प्यार करते हो हमसे, जितना तुम सोच भी नहीं सकती। कुछ देर वो दोनों वैसे ही एक दूसरे की बाहों में खड़े रहे। फिर भैरव ने खुद को अलग किया और कहा, अच्छा अब तुम आराम करो, मैं कुछ देर में फिर चक्कर लगाऊंगा। चक्कर ऐसा लगाओ कि रात यहीं हमारे पास रुको, दामिनी ने मुस्कुराकर कहा। भैरव ने उसके माथे को चूमा और बाहर चला गया। दामिनी अपने बिस्तर की तरफ बढ़ी तो रास्ते में उसे एक लड्डू गिरा दिखा। शायद सुमन ने खाने की थाली से गिरा दिया था। वो लड्डू उठाने झुकी तो उसकी नजर बिस्तर के नीचे पड़ी। वहां कुछ था। दामिनी ने आगे बढ़ के बिस्तर के नीचे पड़ी चीज बाहर निकाली। फूस की गुड़िया जिसमें कई सुई चुभी हुई थी, ठीक वैसी ही जैसी दामिनी ने आभा के घर पर देखी थी। दामिनी ने फौरन वो गुड़िया उठा के अपनी खिड़की से बाहर फेंक दी। इसका मतलब किसी ने उसके बिस्तर के नीचे ये गुड़िया रखी थी, पर ऐसा तो महल में कोई नहीं था। फिर दामिनी के दिमाग में एक ख्याल आया, कहीं आभा खुद ही तो यहां नहीं आई। दामिनी डर से कांप गई। भैरव राघव के पास पहुंचा। कुछ पता चला? हाँ, एक बैरागी है, उसे यहां लोग गुरु कहते हैं। वो आदिवासियों से हमारी बात करा सकता है। कहां है? चलो उसके पास। यही तो नहीं पता कि वो है कहां। मतलब ये कि वो कहां रहता है।
ये कोई नहीं जानता। गांव में अपनी मर्जी से आता है और अपनी मर्जी से जाता है। कभी कई कई दिन नहीं आता और कभी रोज यहां आता है। फिर कुछ नहीं, हमें उसके आने का इंतजार करना होगा। हो सकता है कल आ जाए या परसों या पता नहीं आएगा भी या नहीं। भैरव ने झल्ला कर कहा, पर राघव जानता था कि भैरव परेशान है। उसने भैरव के कंधे पर हाथ रखा। बात क्या है, कुछ बताएगा? यही तो दिक्कत है, मुझे खुद नहीं पता कि बात है क्या। बस मेरा दिल कह रहा है कि दामिनी किसी मुसीबत में है। उस दिन सरदार की पत्नी ने कुछ तो देखा था जिसकी वजह से उन्होंने तुमको और दामिनी को जिंदा छोड़ दिया, वरना आदिवासी कोई भी गलती कभी माफ नहीं करते। राघव ने भैरव की बात को ध्यान से सुना। चल, ढूंढता हूं मैं इस गुरु को, बस तू परेशान मत हो। हमारे पास इतना वक्त नहीं है राघव, भैरव ने धीरे से कहा। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, अब मैं नंदी, दामिनी या तुम्हें नहीं खो सकता। भैरव की आंखों में आंसू थे। कोई कहीं नहीं जा रहा, कुछ नहीं होगा किसी को, तू जो है हमारे पास। राघव ने मुस्कुरा कर कहा और भैरव को गले लगा लिया। पर भैरव को राघव के इस भरोसे से और डर लग रहा था। अगर वो इन्हें बचा नहीं पाया तो? उस दिन भैरव जब अपने कमरे में गया तो नंदी अपने खिलौनों से खेल रही थी और एक ही बात बार बार बड़बड़ा रही थी। जैसा किया है वैसा भरेंगे, एक को मारेगा पर 3 मरेंगे। भैरव नंदी के पास गया। ये क्या बोल रही है तू? कुछ नहीं भैयू, तुम कब आए? बस अभी आया हूं। तूने खाना खाया? हाँ, खाना ही तो खा के आई हूं, सुमन दीदी के पास से। वहीं तो वो अजीब सी औरत आई थी, मुंह ढक के भूत की तरह। मैं तो उसको देख के पहले डर गई। कौन सी औरत? अरे सुमन दीदी के पास कोई औरत आई थी। सुमन दीदी उसे सामान ला कर दे रही थी और वो दवाई बना रही थी। वो बार बार एक ही बात बोले जा रही थी, जैसा किया है वैसा भरेंगे, एक को मारेगा पर 3 मरेंगे। तू आज के बाद सुमन के पास नहीं जाएगी, समझी? भैरव की आवाज में सख्ती थी। नंदी से भैरव कभी ऐसे बात नहीं करता था। नंदी रुआंसी हो गई। मैं थोड़ी ना गई थी, वही आई थी मुझे बुलाने, उनको जाके डांट लगाओ। भैरव का दिल पिघल गया। वो दुनिया की परेशानी नंदी पे तो नहीं निकाल सकता था। उसने लंबी सांस ली। अच्छा, गलती हो गई मेरी माँ, रो मत। मैं सुमन से कह दूंगा आज के बाद कभी भी तुझे कहीं ना लेकर जाए, और तू भी अब उसके साथ कहीं मत जाना। पर क्यों? सुमन दीदी तो अच्छी है भैयू, और वो तो राजकुमारी का भी इतना ध्यान रखती है। कैसे? भैरव जानता था कि उसकी सूचना मंत्री के पास खबर सारी ठीक होती है। उनके लिए इतने अच्छे अच्छे खाने बनाती है, उनके खाने में वो नीला वाला फूल भी डालती है। नीले फूल? हाँ, वो बहुत सुंदर फूल हैं भैयू, पर हम और तुम वो नहीं खा सकते। सुमन दीदी कहती है कि वो सिर्फ राजकुमारी के खाने में ही पड़ सकते हैं। उसके लिए राजकुमारी होना जरूरी होता है। काश मैं भी राजकुमारी होती। ये दवाई कहां बना रहे थे ये लोग? रसोई के पीछे वाले कमरे में। अच्छा, मैं भी आया, कहकर भैरव भाग के रसोई के पीछे वाले कमरे में पहुंचा तो वहां बिल्कुल अंधेरा था और पूरे कमरे में एक अजीब सी गंध थी। कमरे में कई बोरियां पड़ी थी, शायद उनमें राशन था, और एक किनारे एक मिट्टी के चूल्हे पर हंडिया चढ़ी होती थी। जब भैरव ने उसके अंदर झांक के देखा तो वो खाली थी, पर उसके अंदर भैरव को कुछ नीले फूल दिखे। भैरव वहां से निकलकर सीधा दामिनी के पास पहुंचा, पर दामिनी के कमरे के बाहर भैरव को कुछ आवाजें आई। भैरव को लगा शायद दामिनी किसी से बात कर रही है। भैरव कमरे के बाहर ही रुककर इंतजार करने लगा, पर कमरे से सिर्फ दामिनी की आवाज आ रही थी, दूसरी कोई भी आवाज वहां नहीं थी। भैरव ने कमरे के दरवाजे पर खटखटाया। अंदर सन्नाटा छा गया, पर कोई जवाब नहीं आया। भैरव दरवाजा खोल के अंदर गया तो उसने देखा राजकुमारी दामिनी अपने बिस्तर पर सो रही है। उसने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई, पर उसे कोई भी नहीं दिखा। भैरव हैरान था, क्योंकि वो कसम खा सकता था कि उसने दामिनी को अभी बात करते हुए सुना था। उसके कान धोखा नहीं खा सकते। फिर भैरव की नजर अचानक दामिनी के बिस्तर पर पड़ी। दामिनी तेज तेज सांसें ले रही थी, जैसे कहीं से भाग के आई हो। भैरव दामिनी के पास गया और प्यार से दामिनी के सर पर हाथ रखा। दामिनी ने आंखें नहीं खोली। भैरव जानता था कि दामिनी नींद की कच्ची है। अगर दामिनी सो रही होती
तो शायद जग जाती। सोए हुए को जगाया जा सकता है, पर जागे हुए को कैसे जगाया जाए, जो सोने का नाटक कर रहा हो। भैरव को एक बात साफ हो गई थी कि उसे जल्दी इस नाटक से पर्दाफाश करना होगा, वरना वो दामिनी को खो देगा। भैरव ने बाहर निकल के रोमा की जगह पर आई विद्या दासी से कहा, आज से राजकुमारी का खाना तुम खुद बना के लाओगी, समझी? जी। तुम्हारे अलावा कोई और राजकुमारी के खाने या पीने की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। समझ गई भैरव भैया, आप चिंता ना करें, मैं किसी को भी राजकुमारी के खाने को हाथ नहीं लगाने दूंगी। थोड़ा चौकन्ना रहना है विद्या, राजकुमारी की जान को खतरा है। भैरव जानता था कि विद्या पर भरोसा किया जा सकता है। भैरव रात को अपने कमरे में पहुंचा। राघव वहां पहले से ही मौजूद था। उसने भैरव के चेहरे पर परेशानी देखी। क्या हुआ, फिर कोई बात हुई है? भैरव ने राघव को पूरी बात बताई। मुझे ये तो पता था कि सुमन तुमसे प्यार करती है, पर यहां तो बात सनक तक पहुंच गई है। मैंने भी इसे उसका बचपना ही समझा था, पर अब तो हम चल के सुमन को पकड़ क्यों नहीं लेते? मैं उसे एक बार पकड़ चुका हूं और वो साफ बच के निकल गई। अब मैं ये गलती नहीं कर सकता, मुझे उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। मैंने विद्या को कह दिया है कि आज के बाद राजकुमारी का खाना उसके सिवा और कोई नहीं बनाएगा। चलो, वक्त रहते हमें सब पता तो चल गया, अब बस हमें अपनी आंख और कान थोड़े खुले रखने होंगे। परेशान मत हो, अब वो राजकुमारी को चोट नहीं पहुंचा पाएगी। भैरव जानता था कि राघव ठीक कह रहा था। कम से कम सुमन दामिनी को जो कुछ भी दे रही थी वो तो नहीं दे पाएगी। तुम क्या कह रहे थे? अरे हाँ, इन सब में जरूरी बात तो भूल ही गया। गुरु के बारे में और चीजें पता की हैं। क्या पता चला? यही कि वो गांव तो कभी कभी आता है, पर जंगल की पहाड़ी पर एक आश्रम है, वो वहां लगभग रोज आता है। मैंने सोचा कि जाकर उसे ले आऊंगा, पर सुनने में आया है कि वो ऐसे आएगा नहीं। अगर उससे मिलना है तो तुमको साथ चलना होगा। पहाड़ी के पीछे वाले आश्रम में जाने में पूरा दिन लग जाएगा। हम राजकुमारी को इतनी देर के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते राघव, तुम्हें यहां राजकुमारी के पास रुकना होगा। बस जब तक मैं आश्रम से लौटूं ना, तब तक राजकुमारी के पास से हिलना मत। भैरव खिड़की के पास जाके दामिनी की खिड़की की तरफ देखने लगा। भैरव को खिड़की में वही लाल आंखें दिखाई दी, जो लाल आंखें अब तक भैरव का पीछा कर रही थीं। क्या दामिनी के ऊपर से खतरा टल गया है? क्या भैरव दामिनी को बचा पाएगा? कौन है ये गुरु, और भैरव की जिंदगी में ये क्या नया मोड़ लाएगा? क्या गुरु के आने से कोई हल निकलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए